सो वेलकम बैक टू माय गाइस। आज मैं यूनिट 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ अकोमोडेशन इन फ्रंट ऑफिस का। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अकोमोडेशन इन फ्रंट ऑफिस यूनिट 1 अकोमोडेशन सेक्टर। ओके, आपने अगर पहला वीडियो इसके नहीं देखा है तो आपको इंट्रोडक्शन वीडियो देखना चाहिए अकोमोडेशन इन फ्रंट ऑफिस का, ताकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकेंगे। आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके पहले ही क्लियर हो जाएंगे इंट्रोडक्शन में ही, है ना। तब आप जब इसमें यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो वो वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो अब हम आते हैं यूनिट 1 अकोमोडेशन सेक्टर। इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, आप देखिए। हम जो है हर एक टर्म क्लियर करते चलेंगे, चाहे वो मुझसे नहीं बनेगा तो मैं आपको गूगल से देख के बताऊंगा, पर टर्म हर एक क्लियर होगी। तभी आपको जो है अच्छे से इंटरेस्ट आएगा, समझ में आएगा कि भाई क्या चल रहा है होटल इंडस्ट्री में, है ना। पहला, हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे यूनिट 1 में, बिफोर वी बिगिन। फिर यूनिट ऑब्जेक्टिव्स, इस यूनिट से आप क्या क्या सीखेंगे। फिर क्योंकि मैं कुछ भी एक वर्ड भी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मुझे सीखना है और सिखाना है। क्योंकि सर लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, फिर यूनिट 1 से स्टार्ट कर देते हैं 1.1 से। तब की क्या है, इंट्रोडक्शन ही जब बच्चे को नहीं पहले से पता होगा इंडस्ट्री के बारे में, तो वो आगे एकदम से कैसे पढ़ लेगा सेकंड स्टेप। मेन बात ये होती है। तो अगर सेकंड स्टेप उसको पढ़ना है तो पहले उसको फर्स्ट स्टेप मतलब उसका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। उसको एक स्मूथ तरीके से इंडस्ट्री में लाना है, ताकि वो जो है कंफर्टेबली आपको अडेप्ट कर पाए, है ना। अगर आप एकदम से उसको छलांग लगा के आप 5 स्टार होटल के बारे में बताने लगोगे तो वो कैसे बता पाएगा आपको, कैसे समझ पाएगा आपकी बात को। तो बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको जो है वर्ड बाय वर्ड हर चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। इसमें कोई एडिटिंग नहीं होगी, ना ही कोई बैकग्राउंड साउंड होगा, ना ही इंट्रो, ना ही एग्जिट। सिर्फ वीडियोज़ है पढ़ाई के लिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियोज़ को देख सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अकोमोडेशन फ्रंट ऑफिस, टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ होटल्स ऑन डिफरेंट बेसिस, स्टार कैटेगराइजेशन, हेरिटेज होटल्स इन अदर इन इंडिया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ होटल्स, origin, growth, development of hotel sectors in India, then foreign hotel chains in India, then summary and questions and reference। ये बार बार रिपीट में इसलिए कर रहा हूँ तो आपको अभी से ये टर्म्स याद हो जाएं। आपने देखा होगा मेरी पहले वीडियो में इंडिया इंट्रोडक्शन में, तो उसमें क्या है, मैंने ये टर्म्स बार बार रिपीट किया। इसलिए मैं अभी भी रिपीट इसलिए कर रहा हूँ एक वर्ड, ताकि आपको ये माइंड में बैठ जाए, आपको याद हो जाए। इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, और रिपीट करना एक अच्छी बात है। बिफोर वी बिगिन, अब हम पढ़ेंगे, शुरू करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं होटल इंडस्ट्री का एक महासंग्राम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, वी विल स्टार्ट आवर जर्नी इनटू द डिसिप्लिन ऑफ अकोमोडेशन इन फ्रंट ऑफिस। हम जो है वी विल मतलब कि हम सारे लोग, हम स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी एक डिसिप्लिन के साथ, है ना। क्योंकि होटल इंडस्ट्री में डिसिप्लिन से ही सब कुछ होता है। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो आप होटल के लिए नहीं बने हैं, होटल इंडस्ट्री के लिए नहीं बने हैं। ओके, तो वी विल स्टार्ट। अब मैं जो है वर्ड बाय वर्ड पढ़ के बताऊंगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोलूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। ओके, सो वी विल स्टार्ट अवर जर्नी इनटू द डिसिप्लिन ऑफ अकोमोडेशन एंड फ्रंट ऑफिस। मतलब कि अकोमोडेशन एंड फ्रंट ऑफिस के लिए हम जो है अपनी जर्नी को एक डिसिप्लिन के साथ स्टार्ट करेंगे। ओके, इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का मतलब क्या है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री मतलब क्या, आपकी ये होटल इंडस्ट्री है जिसमें आपको सर्विस मिलती है ना, और एक हॉस्पिटैलिटी मिलती है। मतलब कि आपको एक फील आता है कि हम होटल्स में गए तो हमने क्या फील किया, है ना, अपीयरेंस क्या थी होटल्स की, वो आपको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। जिसमें आपको गेस्ट मिलते हैं, नए नए गेस्ट से बात होती है, कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी ग्रो होती है, और बहुत सारी चीज़ें आपकी होती हैं। मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बाकी इंग्लिश में जो है कंफर्टेबल नहीं होंगे, इसलिए मैं आपको हिंदी में सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वी टेक केयर ऑफ द गेस्ट बाय प्रोवाइडिंग देम। देखिए मैंने जो आपको बताया वही इसमें लिखा हुआ है, मैं इसी के वर्ड टू वर्ड पढ़ के बताऊँगा तो आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा एकदम। इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वी टेक केयर ऑफ द गेस्ट बाय प्रोवाइडिंग देम फूड एंड शेल्टर। फूड यानी खाना और शेल्टर यानी कि छाया, है ना। तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, गेस्ट की जो है देखभाल करते हैं, उसे अच्छे से टेक केयर करते हैं, उसकी प्रोवाइड करके उसको क्या, फूड और शेल्टर मतलब रहने के लिए रूम या जगह, और फूड। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का एक वर्क। प्रिपरेशन ऑफ फूड इन इज कवर्ड अंडर द डिसिप्लिन ऑफ फूड प्रोडक्शन। फूड की प्रिपरेशन कैसे होती है वो हम फूड प्रोडक्शन वाले सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। देन विच इज कवर्ड, ये आपका वो है कोड वर्ड है, उसको आप रहने दीजिए, PDF का कोड है ये। देन वी स्टडी द सर्विस ऑफ फूड एंड बेवरेजेस प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्री। इन दिस
कोर्स वी स्टडी द शेल्टर पार्ट, है ना। उसके बाद पहले का मतलब ये, पहले आप ये पढ़ रहे हैं हॉस्पिटल इंडस्ट्री का एकोमोडेशन, एक अदर जो है फूड प्रोडक्शन है जिसमें आपको फूड प्रिपरेशन कैसे हो सकती है वो पढ़ाया जाएगा। देन फूड एंड बेवरेज जो है एक डिपार्टमेंट है जिसका सब्जेक्ट है अपना, तो उसमें आप देखिए कैसे सर्व किया जाता है गेस्ट को, वो आप पढ़ेंगे फूड एंड बेवरेज सर्विस के अंतर्गत। ओके, मैं एक वर्ड बाय वर्ड के लिए दूंगा। इन दिस कोर्स मतलब कि अकोमोडेशन फ्रंट ऑफिस में वी स्टडी द शेल्टर पार्ट, मतलब हम रहने का पार्ट को पढ़ेंगे कि गेस्ट रूम में रहता है, गेस्ट आता है तो उसको कैसे रख रखाव उसका किया जाता है, ये हम पढ़ेंगे इसमें। ओके, खाने से रिलेटेड चीज़ें दूसरे सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे। तो इन दिस यूनिट वी विल स्टार्ट विद एन ओवरव्यू ऑफ अकोमोडेशन इंडस्ट्री। इस यूनिट में हम जो है ओवरव्यू के साथ एक जो है स्टार्ट करेंगे अकोमोडेशन इंडस्ट्री को। ओके, वी विल सी दैट हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज अ ड्राइविंग फोर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो हम देख सकते हैं, हम तो नहीं देख सकते क्योंकि हमने पढ़ा है नहीं इसके बारे में, लेकिन जो कोई भी पढ़ा है, इसने पढ़ा हुआ, वो कहना चाहता है कि भाई वी विल सी दैट हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ड्राइविंग फोर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को चलाने के लिए जो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, देन द सर्विस सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स मोस्ट ऑफ द जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और वही कह रहा है कि जो सर्विस सेक्टर है कॉन्ट्रीब्यूट्स करता है इंडियन इकोनॉमी में, मतलब कि जीडीपी में सबसे ज़्यादा, है ना। सर्विस सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स मोस्ट ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मैंने मतलब कि इंडियन इकोनॉमी का सबसे ज़्यादा जो हिस्सा जो है सर्विस सेक्टर में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ही प्रोवाइड करता है टैक्स के रूप में, इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। और टैक्स के रूप में सबसे आप बोल सकते हैं कि इकोनॉमी में जो आपका इनकम हो रहा है तो वो इकोनॉमी को बढ़ा रहा है एक तरीके से, है ना। वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जनरेट्स अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो आपका एक जो यहाँ पे जो है एक ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ मैं, हॉस्पिटल इंडस्ट्री में आप आएंगे तो आप ये मत समझिएगा कि आपको जॉब्स नहीं मिलेंगी, इसमें भरपूर जॉब्स हैं। अदर सब्जेक्ट्स के मुकाबले आपको इसमें जॉब गारंटेड मिलेगी, चाहे बस आप में टैलेंट होना चाहिए, आपको पढ़ाई करना आना चाहिए, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हर एक महीने या हर एक हफ्ते में एक नया होटल इंडिया में खुल रहा है और ये इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। ओके, तो आप जो है प्लेसमेंट या जॉब्स के बारे में तो बिल्कुल टेंशन छोड़ ही दीजिए। देन द फॉरेन इंडस्ट्री, द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैज़ ऑल्सो शो अ रिमार्केबल ट्रेंड इन दिस सेक्टर। मतलब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है जिसको हम बोलते हैं FDI, मतलब फॉरेनर्स जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो भी इसमें जो है इंटरेस्ट देख रहे हैं भाई कि इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ होने वाली है। देन नेक्स्ट वी विल स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ होटल्स बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। तो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ होटल्स, मतलब कि होटल्स को कैसे क्लासिफाइड किया गया है ना, क्राइटेरिया के बेस पे। अब इसमें भी क्राइटेरिया होता है। मुझसे जनरल मैनेजर सर मेरे इंटरव्यू में वाइवा के लिए आए थे तो उन्होंने एक सवाल पूछा था कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ होटल्स बताइए, या टाइप्स, उनने पूछा था टाइप्स ऑफ होटल्स बताइए। तो वहाँ मैं कंफ्यूज हो गया था कि सर पूछ किसके बेस पर रहे हैं, लोकेशन के बेस पे पूछ रहे हैं या आप बोल सकते हैं टारगेट मार्केट के बेस पे पूछ रहे हैं, किस बेस पे। तो इस वजह से मैंने उन्हें बताया टाइप्स ऑफ होटल्स में कैटेगरी मैंने उन्हें बताया था स्मॉल होटल्स, देन मिडिल होटल्स, देन लार्ज होटल्स, देन वेरी लार्ज होटल्स, देन मेगा होटल्स, देन चेन होटल्स, जो कि मैंने इसमें पढ़ा है और साथ में बाकी चीज़ें भी पढ़ी है। लेकिन उनको जो बोलने का, जो उनको पूछने का तरीका, मतलब जो उन्हें पूछना था वो था कि भाई होटल्स कितने प्रकार के होते हैं। होटल्स तो एक टर्म है ही, साथ में कितने तरीके के हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके के होते हैं, होटल्स, रोटेल्स, फ्लोटेल्स, बोटेल्स एंड आपके मैनी मोर तरीके के रिजॉर्ट्स, है ना। तो ये स्पा, बहुत सारे तरीके इनके बारे में वो पूछ रहे थे। उस टाइम पे जो है मैं बता नहीं पाया क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता सर पूछना क्या चाहते हैं। फिर मेरे एक फ्रेंड्स ने जवाब दिया। ओके, इसलिए मैं आपको सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ पहले से ही, ताकि आप एक अच्छा कर सके अपने कोर्स में, अपने फ्यूचर में। लोकेशन के बेस पे हम जानेंगे कैटेगरी में क्या है। तो लोकेशन के बेस पे होता है सिटी सेंटर होटल, ठीक है, बिल्कुल बेसिक्स चल रहा अभी। डाउनटाउन होटल, देन सब अर्बन होटल्स, फिर मोटेल्स, देन एयरपोर्ट होटल्स, देन रिजॉर्ट होटल्स, देन फॉरेस्ट होटल्स, देन फ्लोटल्स, देन बोटल्स, देन रोटल्स। ओके, अब इन टर्म्स को हम करते हैं क्या क्लियर, एकदम ऐसे क्लियर करेंगे कि आपने भाई टेंशन नहीं होगी आपको। सिटी सेंटर, सिटी के बीचों बीच जो होटल्स होते हैं उनको बोलते हैं सिटी सेंटर होटल्स और डाउनटाउन होटल्स।
ओके। देन सब अर्बन होटल्स, सब अर्बन होटल्स जो मतलब कि बड़ी बड़ी सिटीज़ में जो अर्बन एरियाज़ में जो होटल्स होते हैं और जो अर्बन या आपके रूरल एरिया के बीच में जो मिडिल लेवल की जो सिटीज़ होती है तो उसको सब अर्बन में बोलेंगे। उसके अंदर जो होटल्स होते हैं वो होते हैं आपके सब अर्बन होटल्स। देन मोटेल्स, मोटेल्स वह होटल्स होते हैं जो आपके हाईवे के साइड में होटल्स होते हैं आपके रेस्ट के लिए। जो ट्रेवलर्स जो गेस्ट ट्रैवलिंग करके आते हैं उन्हें नाइट स्टे चाहिए होता है क्योंकि वो थक गए होते हैं, तो उनके लिए जो हाईवे के किनारे में होटल्स बने होते हैं जो आपको सिर्फ शेल्टर और सुबह का ब्रेकफास्ट, शायद कोई कोई होटल ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड करता है वो, और पार्किंग एरिया प्रोवाइड करते हैं, उनको बोलते हैं मोटेल्स। जो हाईवे के साइड में होटल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मोटेल्स। ओके। देन एयरपोर्ट होटल्स, जो एयरपोर्ट के पास में होटल्स होते हैं और जो है स्पेसिफिक आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं उनको बोलते हैं एयरपोर्ट होटल्स। अब एयरपोर्ट होटल्स को अगर डिटेल से जाने तो एयरपोर्ट होटल्स में क्या होता है, फ्लाइट से जो गेस्ट आते हैं या जो कैबिन क्रूज होते हैं, कैबिन क्रूज का मतलब है जो आपके एयरलाइंस के जो स्टाफ होते हैं, है ना, जो एयरलाइंस का स्टाफ हो गया, आपका पायलट हो गया और आपके हॉस्टेस वगैरह हो गया और जितना भी स्टाफ है वो, उनके लिए होटल्स होते हैं एयरपोर्ट के नियर के होटल्स, जिनसे उनका कॉन्ट्रैक्ट रहता है या उनका कॉन्टैक्ट रहता है ना। और जो गेस्ट जो है फ्लाइट से आते हैं, है ना, तो वो कुछ समय के लिए आते हैं, जैसे कि आपको नाइट स्टे चाहिए तो वो आएंगे, है ना। उनकी फ्लाइट्स अगर लेट है तो वो होटल में कुछ समय के लिए रखने के लिए आ सकते हैं। तो पर हावर बेसिस पे भी कुछ होटल्स जो है आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं जिनसे उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। और इसमें अगर जो प्रॉफिट की बात करें तो एयरपोर्ट होटल्स को एक एडवांटेज ये मिलता है कि जो चेकआउट का समय होता है रूम्स का वो 12 बजे या 2 बजे होटल्स का होता है, लेकिन गेस्ट जो है आपको पूरे दिन का भी रूम रेंट देता है, और जबकि वो सिर्फ रात के 12 बजे अगर उसकी फ्लाइट है तो वो आपको 11 बजे चेकआउट कर देगा। तो आप दूसरे मतलब 12 से मतलब कि दूसरे दिन के पहले ही और कोई फ्लाइट्स आपकी आ रही है तो उससे जो गेस्ट रात को 1 बजे चेक इन कर रहा है तो उससे भी आपको जो है रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो आप एक दिन में जो है 2 बुकिंग से मतलब कि पर डे का चार्ज है अगर 2500 तो आप 5000 रुपये कमा सकते हैं। तो ये एक एयरपोर्ट होटल्स का बेनिफिट होता है अदर होटल्स के मुकाबले, यह बात आप याद रखना। ओके। देन रिजॉर्ट होटल्स, रिजॉर्ट होटल्स वो होते हैं जो आपके बीचेस के किनारे में बड़े बढ़िया आलीशान होटल्स होते हैं, आपके माउंटेन हिल्स के पास हो सकते हैं, है ना, जो आपके फॉरेस्ट आपके माउंटेन फॉरेस्ट के पास हो सकते हैं, जो आपके रिजॉर्ट्स जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन के हो सकते हैं, और जो जैसे कि आप वेकेशंस पे जाना चाहते हैं फैमिली लेके तो बड़े बड़े रिजॉर्ट्स आपको अकोमोडेशन के साथ साथ कुछ प्लान से भी प्रोवाइड कराते हैं, वो आपके रिजॉर्ट्स होते हैं। देन फॉरेस्ट होटल्स, फॉरेस्ट के किनारे में जो आपको फॉरेस्ट मतलब कि जो आपको नेचुरल एनवायरनमेंट का फील देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, और उनकी थीम्स भी जो है फॉरेस्ट होटल्स की तरह ही होती है। मतलब ग्रीनरी जो होटल्स के अंदर होती है वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, और एज एग्जाम्पल फॉर झील भी देखने को मिल सकती हैं, वो आपके फॉरेस्ट होटल्स के अंतर्गत आएंगी। देन फ्लोटेल्स, फ्लोटेल्स जो है जैसे कि आपके शिप्स होते हैं ओशियंस में, जो आप देख सकते हैं सी में जो बड़े बड़े आपके क्रूज होते हैं, क्रूज शिप होते हैं, उसमें आपको मल्टीपल रूम्स मिलते हैं, फूड मिलता है, बेवरेजेस मिलती है, और एक पूरा अलग ही वो एक जो है फ्लोटेल मतलब कि पानी की सतह पर जो है फ्लोट कर रहा है वो, है ना, वो मतलब कि वो एक जगह से दूसरी जगह भी जाता है और साथ में आपको अकोमोडेशन के साथ साथ और फूड और सर्विस भी प्रोवाइड करता है, तो वो आपका फ्लोटेल्स हो जाएगा, है ना। इसमें आपकी बड़ी क्रूज शिप्स वगैरह आएंगी, इसमें छोटी वाली नहीं आएंगी। देन बोटेल्स, बोटेल्स मतलब कि बोट, छोटी बोट्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, जिसमें आपको अकोमोडेशन और फूड वगैरह मिल सकता है ना। और बोटेल्स जो है आपके छोटे मोटे तालाब या कह सकते हैं तो छोटे मोटे एरिया में भी हो सकती है, नदी वगैरह में, जो आपको एक छोटा सा फील देने के लिए, जैसे कि आप अगर कपल्स है तो आप उसमें जाके डिनर कर सकते हैं, है ना, और आपको जो है बहुत सारी आप जो है अच्छी बातें कर सकते हैं। एक अलग फील के लिए जो है बोटेल्स भी यूज़ की जा सकती हैं, और बोटेल्स जो है छोटे जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए यूज़ हो सकती है, उसमें आपको अकोमोडेशन और फूड भी प्रोवाइड होता है। ओके, बोटेल्स। देन रोटेल्स, रोटेल्स क्या होते हैं? अगर रोटेल्स की बात करें तो रोटेल्स वो होते हैं जो रोड पर चलते हैं, है ना, जैसे कि आप बसेस वगैरह देखते हैं, तो ये नॉर्मल बसेस की बात नहीं कर रहा मैं, आप इमेज अगर आप सर्च करेंगे तो उसमें रोटेल्स मिलेगा, आपकी बसेस रहेंगी, बस के ऊपर आपको क्या है रहने के लिए, सोने के लिए भी मिलेगा, और नीचे आपको रेस्टोरेंट टाइप का छोटा सा एरिया मिलेगा जिसमें आपको खाना भी मिलेगा। तो उनको जो बोलते हैं हम रोटेल्स, मतलब कि वो रोड पे चलते हुए जो है
आपको एकोमोडेशन और खाना प्रोवाइड करती हैं, तो वो होती है आपके होटल्स। इन सभी टर्म्स को अगर मैं गूगल से दिखाने जाऊँगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, पर अगर आपको समझना है तो आप हर एक वर्ड को पॉज करके सर्च करिएगा, तुरंत आपको समझ में आएगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, और बहुत ही लग्जरी चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी आप याद रखिए। देन टारगेट मार्केट, अब ये लोकेशन के बेस पे था ये भाई, यही सर ने हमारे पूछा था, होटल्स, मोटेल्स, एयरपोर्ट होटल्स, रिजॉर्ट होटल्स, फॉरेस्ट होटल्स, फ्लोटल्स, बोटल्स और होटल्स, ये हमारे सर ने पूछा था जो हम उस समय नहीं बता पाए थे। आपसे ऐसी गलती ना हो इसलिए आप इसको तैयार करके रखिएगा। टारगेट मार्केट, कॉमर्शियल होटल्स, टारगेट मार्केट मैंने बोला, तो यहाँ पे टारगेट मार्केट का मतलब है कॉमर्शियल होटल्स, मतलब बिजनेस पर्पज से जो होटल्स होते हैं, कन्वेक्शन होटल्स, रिजॉर्ट होटल्स और स्वीट होटल्स। स्वीट होटल्स होते हैं होम अवे फ्रॉम होम। स्वीट का मतलब होता है एक ऐसा रूम, ऐसे रूम प्रोवाइड करने वाला होटल, स्वीट होटल, जिसमें आपको उन रूम्स में आपको घर की तरह लगेगा, मतलब उसमें आपको किचन्स भी हो सकती हैं, डाइनिंग एरिया हो सकता है, और आपका लिविंग रूम भी हो सकता है, और रूम्स भी होंगे उसमें एक दो, है ना, डबल रूम्स भी हो सकते हैं। तो वो एक सेपरेट बहुत बड़ा एरिया का रूम हो सकता है, 1000 स्क्वायर फीट से लेके आपका 10,000 स्क्वायर फीट तक का एक स्वीट रूम हो सकता है। तो एक बड़ी प्रॉपर्टी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो प्रॉपर्टी कितनी बड़ी है ना। तो ये आपके स्वीट रूम्स में स्वीट होटल आ जाएगा, है ना। इसका चार्ज भी काफ़ी हाई होता है। B&B होटल्स, मतलब कि B&B से यहाँ पे मतलब है ब्रेक एंड ब्रेकफास्ट होटल। ब्रेक मतलब कि थोड़ी देर आपने रेस्ट कर लिया, और ब्रेकफास्ट मतलब आपको सुबह का खाना मिल गया, नाश्ता वगैरह मिल गया, तो आपका हो जाएगा वो B&B होटल्स। जैसे कि छोटे मोटे होम स्टेज वगैरह होते हैं वो B&B होटल्स में आ जाएंगे, जैसे कि एक्सटेंडेड स्टे, कसिनो होटल्स, टाइम शेयर्स, कॉन्डोमिनियंस एंड सर्विस अपार्टमेंट्स एंड कॉर्पोरेट लॉजिंग्स। अब मैं इन सब टर्म्स को जो है क्लियर करने जा रहा हूँ, बस टाइम थोड़ा लगेगा लेकिन हर एक टर्म क्लियर होगी आज। ओके, टाइम शेयर्स। तो टाइम शेयर्स का मतलब है ऐसे होटल्स जिसको आप मंथली या ईयरली बेस पे पूरा रेंट पे ले लेते हैं, है ना, पर्सनली बेस्ड पे, वो हो जाएगा आपका टाइम शेयर्स होटल। मतलब कि किसी और की वो प्रॉपर्टी होती है, आप उस पूरी प्रॉपर्टी को लीज पे भी ले सकते हैं कुछ समय के लिए, 1 साल, और मंथली बेस पे या 1 साल से ज़्यादा, तो वो आपको जाएगा टाइम शेयर्स के बेस पे होटल्स, है ना, जिसमें कोई ओनर दूसरा रहेगा, लेकिन आप ओनर्स को जो है उसका जो चार्ज रहेगा होटल का, वो पूरा आप चार्ज होटल का ओनर को दोगे, और आप खुद उसको कंट्रोल करोगे या उसका यूज़ करोगे। ओके, उसको बोलेंगे टाइम शेयर्स, मतलब कि समय शेयर करना, कि उस होटल्स का 5 साल मैंने आपको दिया, इस तरीके से। फिर आएगा आपका कॉन्डोमिनियंस, कॉन्डोमिनियंस मिनियम्स। ओके, तो अब हम आते हैं कॉन्डोमिनियम्स पे। कॉन्डोमिनियम्स ऐसे बिल्डिंग्स के फ्लैट्स वगैरह होते हैं जिसको आप जो है किराए पे ना लेके सीधा खरीद लेते हैं, जिसका ओनर कोई और था, लेकिन आपने उस बिल्डिंग को ना खरीद के उस फ्लैट को आपने खरीद लिया है, तो उसको बोलेंगे अपन कॉन्डोमिनियम्स। इस वर्ड का नाम हो गया कॉन्डो
मीडियम्स, ओके, कॉन्डोमिनियम्स, ठीक है। कुछ वर्ड्स मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैं आपको क्लियर करने के लिए थोड़ा सोचता हूँ, लेकिन बताऊँगा सही। फिर सर्विस अपार्टमेंट्स, कॉर्पोरेट लॉजिंग। सर्विस अपार्टमेंट्स हो गए आपके, अपार्टमेंट्स वगैरह हो गए आपके, है ना, जिसमें आपको मंथली बेसिस पे आप अपार्टमेंट्स ले लेते हैं रेंट पे। एंड कॉर्पोरेट लॉजिंग्स मतलब कि बिजनेसमैन के लिए जो आप जो है रुकने की व्यवस्था होती है, उनको बोलते हैं कॉर्पोरेट लॉजिंग्स। फिर आपका आ गया साइज ऑफ द प्रॉपर्टी। यही मैंने उस दिन बताया था, जिसके सर ने पूछा था टाइप्स ऑफ होटल्स, पर मैंने बता दिया साइज ऑफ प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे मेरा सब 0 हो गया था। तो इसको आप देखेंगे, साइज ऑफ प्रॉपर्टी एक क्लासिफिकेशन, एक कैटेगरी, जिसके अंदर आपका साइज ऑफ प्रॉपर्टी अगर सब पूछे तो आप बताएंगे स्मॉल होटल्स, मीडियम साइज होटल्स, लार्ज होटल्स, वेरी लार्ज होटल्स, मेगा होटल्स, चेन होटल्स, ओके। स्मॉल साइज होटल्स नॉर्मल होम स्टेज वगैरह हो गए आपके, गेस्ट हाउस वगैरह हो गए। मीडियम साइज होटल थोड़ा प्रोफेशनल वाले होटल्स हो गए, है ना, जिनमें स्टार रेटिंग नहीं है। लार्ज होटल्स में स्टार रेटिंग होगी। फिर स्टार रेटिंग के बाद मेगा होटल्स आ जाएंगे आपके ताज की तरह। फिर आपके आएंगे चेन होटल, जैसे कि हिल्टन, हयात, मैरियट, जो कि चेन सिस्टम चलाते हैं, और ताज भी चलाता है, तो ये सभी होटल्स आपके चेन सिस्टम में आएंगे। फिर आपका आएगा लेवल ऑफ सर्विस, कि भाई आप किस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, है ना। इकोनॉमी, बजट होटल्स। बजट होटल्स मतलब कि जो भाई सिर्फ आपको रूम में एकोमोडेशन और थोड़ा सा खाना प्रोवाइड करेंगे, और वो आपकी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली या लोअर क्लास फैमिली के लिए नॉर्मल रहेगा, वो आपका इकोनॉमी या बजट क्लास होटल्स हो जाएंगे। मिड स्केल या मिड मार्केट होटल्स। मिड मार्केट होटल्स जो है थोड़ी लग्जरी से थोड़ी सी कम लग्जरी होटल्स होते हैं, जिसका थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा हो सकता है, वो आपका हो जाएगा, जिसमें आपकी सर्विस थोड़ी अच्छी होगी। खाने के साथ साथ आपको अच्छा एम्बियंस, शायद आपको कुछ टूर भी आपको कराए होटल, है ना, बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, वो आपको हो जाएगा मिड स्केल या मिड मार्केट होटल्स। फिर लग्जरी होटल्स में आपको बहुत कुछ मिलेगा देखने के लिए, खुद ही का उनका जिम रहता है, रेस्टोरेंट रहता है, काफ़ी कुछ, तो आपका लग्जरी होटल्स में आएगा। फिर आपका आएगा लेंथ ऑफ स्टे के बीच पे, जो मैंने आपको शुरू में आपके इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। लेंथ ऑफ स्टे मतलब ट्रांसिएंट होटल्स वो होटल्स होते हैं जिसमें आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते या पर डे के हिसाब से रुकते हैं, वो आपके ट्रांसिएंट होटल्स होते हैं। रेजिडेंशियल होटल्स वो होते हैं जिसमें आप मंथली बेसिस पे रुकते हैं या ईयरली बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट करके रुकते हैं, जैसे कि। और सेमी रेजिडेंसेस आपके हो गए 1 साल से अधिक रुकने वाले। मेरा कहने का मतलब ये सेमी रेजिडेंशियल होटल्स हो सकते हैं, जैसे आप मंथली या 6 महीने के लिए आप कहीं पर रुके हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो वो आपका सेमी रेजिडेंशियल होटल्स हो जाएगा। फिर आपका थीम के बेस में हेरिटेज होटल्स मैंने आपको बताया, जिसमें आपको राजा महाराजा वाली फीलिंग आए, ऐसे होटल्स जो पुराने हवेलीज पैलेसेस को कन्वर्ट करके होटल्स बनाए जाते हैं। इको होटल्स जो है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होटल्स होते हैं, जो कि आपके जनरली नेचर के आसपास होते हैं, इन्वायरमेंट के आसपास बनते हैं। इकोनॉमिक होटल्स जिसमें जो है आपको जो है कह सकते हैं एनवायरनमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है ना। एनवायरमेंट मतलब ग्रीनरी, उसको आप ग्रीनरी मतलब जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको बिना हार्म किए आपका होटल तैयार होता है, और उसमें आपको जो है नेचर फील होगा, वो आपके इको होटल्स में रहेंगे, है ना। फिर आपका बुटीक होटल्स वो होटल्स होते हैं जिसमें आपको जो है अलग ही फैशनेबल चीज़ें डिज़ाइंस देखने को मिलेंगी, है ना, बहुत ही अलग थीम्स रहेंगी उसकी, बिल्कुल मतलब अट्रैक्टिव और मॉडर्न डिज़ाइंस रहेंगी, वो आपके बुटीक होटल्स में जाते हैं। फिर आते हैं स्पास, जिसमें आपको थेरेपीज, मसाज वगैरह भी मिलेगी, वो भी होटल्स में ही होते हैं, स्पास, ओके। देन स्पा से मतलब कि स्पास थीम रहेगी, मतलब उसमें आपको होटल्स में आपको ऐसे मतलब आपको ये फैसिलिटी मिलती है स्पा की। स्पा एक कैटेगरी हो गई, तो उसमें आपको होटल्स होंगे उसी में कि भाई ये स्पा होटल ये वाला है, ये वाला है। इसमें आप आगे बढ़ेंगे कि स्पा होटल बहुत पहले था, जहाँ पे किसी चीज़ की टीबी की बीमारी का इलाज होता था, वो आप इसमें आगे पढ़ेंगे, वो भी एक स्पा होटल ही था, है ना। स्पा जो आपको सर्विस देता था। अब आगे बढ़ते हैं, वी विल सी दीज होटल्स टाइप्स इन डिटेल्स। जो हमने यहाँ पे आपको बताया उन्हीं की हम डिटेल्स में आगे पढ़ाई करेंगे हम, ठीक है। वी विल सी दीज होटल्स टाइप्स इन डिटेल्स। वी विल ऑल्सो सी हाउ द होटल्स आर रेटेड एज 1 स्टार to 5 स्टार डिलक्स रूम कैटेगरीज। तो हम ये भी देखेंगे कि भाई कैसे जो है 1 स्टार से 5 स्टार की रेटिंग, डिलक्स रेटिंग जो है कैटेगरीज में बांटा जाता है होटल्स को। फिर हम पढ़ेंगे द रिक्वायरमेंट फॉर सच क्वालिफिकेशंस एज स्टेपुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म विल बी डिस्कस्ड। तो उसकी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा जो एक स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन सेट की गई है, वो रिक्वायरमेंट पूरी करती है होटल से नहीं, उसके बेसिस पे हम जो है कैटेगरी देंगे, 5 स्टार या 4 स्टार जो भी है। यू मे हैव हेयर्ड
दैट होटल्स लाइक बुर्ज अल अरब, यही वो 7 स्टार होटल है जो कि बताया था, है ना, फर्स्ट मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में। बुर्ज अल अरब दुबई हैज़ बीन कैटेगराइज्ड एज 7 स्टार होटल्स। यू मे हैव हियर्ड, मतलब आपने सुना होगा कि भाई जो होटल है बुर्ज, जैसे कि बुर्ज अल अरब दुबई, जो कि एक 7 स्टार होटल की कैटेगरी में आता है। वी विल सी दैट सच categorizations we will see that such categorizations do not have very sound legal basis। लीगल बेसिस पे बात की जाए तो बुर्ज अल अरब जो है एक 7 स्टार कैटेगरीज में नहीं आता है, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म के अनुसार वो कहना चाहते हैं, लेकिन उसको इतना मतलब वो लग्जरी होगा, इतना हाई प्रोफाइल होटल होगा जिसकी वजह से उसका अलग ही लेवल, 6 स्टार तो भूल ही जाओ, सीधा 7 स्टार होटल की कैटेगरी में डाला गया या बोला जाता होगा। ओके, लीगल बेसिस पे, क्योंकि ये साउंड जो है लीगल बेसिस पे अच्छा नहीं लगता है, ये बोल रहा है वो। देन सम होटल्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एट लीस्ट 50 ईयर्स बैक, फिर कुछ होटल्स जो है 50 साल पहले बने थे, एंड हैव बीन बिल्ट टू शो द क्लासिफिकेशन इंडियन स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर्स, और कुछ इसलिए बनाए गए थे कि आपको क्लासिकल इंडियन होटल्स के आर्किटेक्चर्स हैव प्लेड इंपॉर्टेंस रोल्स इन द हिस्टोरिक इवेंट ऑफ इंडिया, है ना, जो 50 साल पहले सम होटल्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एट लीस्ट 50 ईयर्स बैक, मतलब कुछ होटल्स जो है 50 साल पहले बनाए गए थे, जिसमें आपको क्लासिकल इंडियन स्टाइल्स देखने को मिलता है, उनकी डिज़ाइंस देखने को मिलती है, पुराने कलाकारों की आर्ट देखने को मिलती है, डिज़ाइन, है ना, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इवेंट, हिस्टोरिक इवेंट ऑफ इंडिया में, मतलब पहले के इतिहास के इंडिया में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। देन सच होटल्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन इंडिया एज हेरिटेज होटल्स, और ऐसे होटल्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा हेरिटेज होटल्स की कैटेगरी में डाले गए हैं, बताए गए हैं। ओके, देयर आर सच सब कैटेगरीज ऑफ हेरिटेज, हेरिटेज के अंदर भी जो है सब कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि हेरिटेज, फिर देन हेरिटेज क्लासिक, देन हेरिटेज ग्रैंड होटल्स, ये सारी कैटेगरीज हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। वी विल स्टडी व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी कैटेगराइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा इस कैटेगरीज में डिवाइड करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, हम ये आगे पढ़ेंगे। देन हाँ, जैसे कि वी विल स्टडी सम रिमार्केबल हेरिटेज होटल्स, लाइक इन इंडिया इंक्लूडिंग, जैसे कि आपने बहुत नाम सुना है कुछ होटल्स के इंडिया में, जैसे कि भाई ताजमहल पैलेस होटल जो कि मुंबई में, जिसका पूरा नाम है ताजमहल पैलेस होटल, ओके, जो कि अपोलो बाउंडर गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, ये लोकेशन हो गई उसकी। द एम्पेरियल होटल दिल्ली, एम्पेरियल होटल अगर आप इसको सर्च करेंगे ना तो एक बहुत बेहतरीन आलिशान होटल देखने को मिलेगा आपको, जिसके बारे में ये बात हो रही है ना। तो आप जैसे ही मैं कोई नाम लेता हूँ तो आप मेरी वीडियो को पॉज करके एक बार गूगल जरूर कीजिए फ़ोन रख के कि भाई मैं किस होटल की बात कर रहा हूँ। ओके, एम्पेरियल होटल दिल्ली। फिर लेक पैलेस उदयपुर, लेक पैलेस एक कितना अच्छा होटल है उदयपुर में, जो कि ताज का होटल है, बहुत अच्छा व्यू है उसका, आप एक बार सर्च करके देखिए। देन ओबरॉय ग्रैंड कोलकाता, ओबरॉय ग्रैंड होटल कोलकाता का आप देखिए, ये सब जो है रिमार्केबल हेरिटेज होटल्स के अंतर्गत आते हैं। ओबरॉय ग्रैंड कोलकाता, एम्पेरिकल होटल दिल्ली एंड द ताजमहल पैलेस होटल, ये सब हेरिटेज होटल्स की कैटेगरी में आते हैं। देन वी विल स्टडी द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल होटल, हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है टिपिकली होटल का। वी विल देन स्टडी द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ होटल्स इन इंडिया, हम पढ़ेंगे कि ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे ग्रोथ हुई होटल्स में इंडिया में, है ना। वी विल स्टडी सच ग्रुप्स ऑफ इंडियन होटल्स एज ITC ग्रुप्स, हम उन ग्रुप्स की बात करेंगे जो इंडिया में होटल्स हैं, जैसे कि ITC ग्रुप विथ ग्रैंड लाइक ITC लग्जरी कलेक्शंस, विथ ब्रांड्स लाइक ITC लग्जरी कलेक्शंस, वेलकम होटल्स, ये ITC के अंदर के होटल्स हैं, देख रहे हो आप, ये सब ITC ब्रांड्स के अंदर के होटल्स हैं, जैसे ITC लग्जरी कलेक्शन, देन वेलकम होटल्स, देन फॉर्च्यून एंड वेलकम हेरिटेज, ये सभी उसके सब ब्रांड्स हो गए। देन IHCL जो कि इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड है, इसका फुल फॉर्म मैं अभी देख के बताता हूँ। ओके, यही है इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड। तो IHCL जो है ताज ग्रुप का बहुत आप अगर बात करेंगे ताज ग्रुप के हेड में तो वो आई IHCL एक कंपनी, उसके अंदर आपका ताज ग्रुप के द्वारा सारे आपके जो है बिजनेस चालू किए गए, स्टील का बिजनेस भी है और आपके होटल लाइन में भी बिजनेस है, तो ये आपका आ जाएगा IHCL के अंदर का, जो कि सबसे टॉप पे है।
इस ग्रुप का मालिक। ISL इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड, ब्रांड ने ताज, इसके ब्रांड का नाम क्या है ताज। एंड ओबरॉय ग्रुप, एंड ओबरॉय ग्रुप भी है आगे, दूसरी चीज़ों की है ओबरॉय ग्रुप। वी विल ऑल्सो स्टडी द फॉरेन होटल चेन्स इन इंडिया, फॉरेन होटल चेन्स के बारे में भी हम इंडिया में पढ़ेंगे विथ पार्टिकुलर अटेंशन, जैसे कि हम पार्टिकुलर मतलब उन पर जो ध्यान देंगे हिल्टन पे और हयात और मैरियट पे। देन वी विल सी दैट ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 10 होटल चेन्स, फिर हम देखेंगे कि वर्ल्ड्स की टॉप 10 होटल चेन्स कौन सी हैं, है ना। 9 ऑपरेट इन इंडिया, उनमें से जो है 9 ऑपरेट की जाती है इंडिया से, है ना। एक्सेप्शंस इन होम इन रैंक 9th एज पर 2015 के अनुसार 9th नंबर पे जो है वो होम इन नाम से कोई होटल है जिसमें जो है रैंक कर रहा है। विथ इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स ग्रुप हैविंग मैक्सिमम, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स ग्रुप हैविंग मैक्सिमम नंबर्स ऑफ प्रॉपर्टीज। इंटरकॉन्टिनेंटल से मतलब होगा लगता है 2 देशों से जुड़े हुए। हाँ, तो अगर इसकी बात करें तो ये भी खुद एक ब्रांड है भाई, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल ग्रुप, साफ साफ लिखा उसमें, मैंने गलत बताया आपको तो मैं दोबारा सही कर देता हूँ। इंटरकॉन्टिनेंटल होटल ग्रुप एक ब्रांड है ताज ग्रुप की तरह ही, जो भी आपको होटल लग्जरी प्रोवाइड करता है, ओके, है ना। देन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज एंड नंबर ऑफ रूम्स इन 2015, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ होटल, नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज और नंबर ऑफ रूम्स जो है 2015 के अनुसार था अराउंड 6.86 लाख रूम्स इन 2015। ओ माय गॉड, 2015 में जो है 6.86 लाख रूम्स थे, याद रखना ये जो है लाख की बात हो रही है, इतने सारे रूम्स थे इन होटल्स के, ओके। फिर टू स्टडी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को पढ़ने के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो व्हाट टाइप्स ऑफ होटल्स आर अवेलेबल, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइप के होटल्स जो है अवेलेबल होते हैं या हैं, हाउ दे आर रेटेड, उन्हें कैसे रेटिंग मिलती है, एंड हाउ इंडस्ट्री इज प्रोग्रेसिंग, किस तरीके से इंडस्ट्री जो है प्रोग्रेस कर रही है। दिस इज वाई वी प्लान टू स्टडी दीज थिंग्स इन द ओपनिंग यूनिट ऑफ द कोर्स, इसलिए जो है हमने ये सारी चीज़ें जो है पहले पढ़ी हैं कोर्स को ओपन करने से, ताकि आपको इसके बारे में बेसिक चीज़ें समझ में आए, है ना, तभी आपका जो है फाउंडेशन बेनी बेस तैयार होगा। सो दिस इज वाई वी प्लान एंड अवेयर ऑफ दीज फैक्ट्स, इन सभी फैक्ट्स से आप जब अवेयर हो जाते हैं विल कीप यू अप ब्रीस्ट अबाउट द इंडस्ट्री, तब आपको जो है आपको क्या करता है ये इंडस्ट्री के बारे में जानने के लिए उत्सुक रखता है ना, कि भाई ये सब जानकारी हमें मिली तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। देन यू विल बी हैव अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव वाइल वर्किंग इन द इंडस्ट्री, तो आपको जो है आपको जो है एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव मिल जाएगा वर्क करने की इंडस्ट्री, मतलब कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि भाई हमें इसमें वर्क क्यों करना चाहिए, है ना, हमें इसमें काम करने से क्या प्रॉफिट है या क्या लाभ है, इसकी हमें जानकारी इसमें मिल जाएगी, ओके। देन पर्सपेक्टिव इंडस्ट्री, नॉलेज गेन्ड इन दिस यूनिट विल हेल्प यू बिकम अ बेटर इन्फॉर्म्ड पर्सन, जिस तरीके से आप इसमें देखो ये PDF खुद बोल रहा है, ये सब्जेक्ट खुद बोल रहा है, अगर आप इसमें नॉलेज प्रॉपर्ली तरीके से लेंगे तो आप इसके बारे में एक बेटर इन्फॉर्म्ड पर्सन बन पाएंगे कि भाई आपको जो है इसके बारे में काफ़ी कुछ पता है या सब कुछ पता है। द इन्फॉर्मेशन विल हेल्प यू इन अदर यूनिट्स एज वेल, इस इन्फॉर्मेशन से जो है आपको अदर यूनिट्स में भी हेल्प मिलेगी, मतलब कि जो इसके अदर यूनिट्स आगे आने वाले हैं उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। देन फॉर एग्जाम्पल वी स्टडीड द टाइप्स ऑफ केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट, केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट मतलब कि आपको जैसे कि होटल्स में जैसे कि रूम्स में शादीज वगैरह होती हैं, है ना, जैसे कि इवेंट्स वगैरह होते हैं उसमें जो आपको खाना बुफे वगैरह लगा होता है उसी को बोलते हैं केटरिंग, है ना, जो खाना आपके लिए लगता है सज जाता है बफर टाइप का होता है उसमें आप सर्व करते हैं वो आपके केटरिंग के अंतर्गत आता है। देन सो वी आर हेयर द इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू इन अदर यूनिट्स एज वेल, फॉर एग्जाम्पल वी स्टडीड द टाइप्स ऑफ केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट यूनिट 1 कोर्स विच वी हैव सिमिलर कंटेंट, ओके। देन आगे बढ़ते हैं।
यूनिट ऑब्जेक्टिव्स, अब हम देखेंगे यूनिट ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इसको पढ़ने के बाद आप क्या क्या बताने के लायक हो जाएंगे, काबिल हो जाएंगे। सो डिस्क्राइब द स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ एकोमोडेशन इन फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस और एकोमोडेशन का क्या स्कोप है, ओके, और क्या फंक्शंस हैं, इसके बारे में आप बताने के लिए काबिल हो जाएंगे। ओके, देन एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ होटल्स ऑन डिफरेंट बेसिस। डिफरेंट बेसिस पे आप जो है बता पाएंगे कि क्लासिफिकेशन होटल्स की क्या है। फिर आ जाएगा आपका डिस्क्राइब स्टार कैटेगराइजेशन। आप स्टार कैटेगराइजेशन के बेस पे भी डिस्क्राइब कर पाएंगे कि होटल्स कैसे हैं। देन एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ होटल्स। आप ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, होटल्स का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होता है वो भी एक्सप्लेन करने के काबिल हो जाएंगे, है ना। एक्सप्लेन हाउ द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इन इंडिया ओरिजिनेटेड, है ना, तो कैसे जो है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ने इंडिया में जन्म लिया, स्टार्ट हुई, इसके बारे में आप बताने के लिए काबिल रहेंगे जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे। एंड प्रोग्रेस विद केस स्टडीज, और कैसे जो है प्रोग्रेस हुई, केस स्टडी मतलब पढ़ने के बाद हम ये जान पाएंगे, लाइक ताज ओबरा ग्रुप्स की, है ना। डिस्क्राइब द फॉरेन होटल चेन्स इन इंडिया लाइक हिल्टन, मैरियट, हयात, ईटीसी। हम डिस्क्राइब कर पाएंगे फॉरेन होटल चेन्स को जो इंडिया में है, जैसे कि हिल्टन, मैरियट, हयात, ईटीसी। अब चलिए यूनिट 1 में स्टार्ट करते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन टू अकोमोडेशन एंड फ्रंट ऑफिस। द इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द की ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ अमॉन्ग द सर्विस सेक्टर इन इंडिया। सो इंट्रोडक्शन टू अकोमोडेशन फ्रंट ऑफिस की बात की जाए तो आप देखेंगे इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हैज इमर्ज्ड इज वन ऑफ द की ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ अमॉन्ग द सर्विस सेक्टर इन इंडिया। सर्विस सेक्टर, इंडिया में सर्विस सेक्टर्स के बीच में अगर देखा जाए, उसको चलाने को लिए देखा जाए, जो सर्विस सेक्टर को चलाते हैं या सर्विस सेक्टर में जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो क्या है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और इंडियन टूरिज्म जो है दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं बहुत ज़्यादा। देन द सेकेंड लार्जेस्ट सब सेगमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर कंप्राइजिंग ट्रेड, रिपेयर सर्विसेज। जो सेकेंड लार्जेस्ट सब सेगमेंट है सर्विस में, सर्विस सेक्टर में कंप्राइजिंग ट्रेड मतलब जो बिजनेस वगैरह होता है वो, रिपेयर सर्विसेज मतलब कि जो रिपेयर सर्विसेज होती है वो, फिर होटल्स एंड रेस्टोरेंट कॉन्ट्रीब्यूटेड नियरली। रिपेयर सर्विसेज जो कि सर्विस सेक्टर में बहुत सारी सर्विसेज आती हैं, ठीक है, तो इसमें ट्रेड सर्विस हो गई, बिजनेस वाली सर्विस हो गई, ट्रांसपोर्ट मान सकते हैं आप, रिपेयर सर्विस हो गई। अब इसमें आई होटल एंड रेस्टोरेंट कॉन्ट्रीब्यूटर की बात, तो होटल एंड रेस्टोरेंट कॉन्ट्रीब्यूटेड नियरली 29.7 बिलियन $। ये पता है कितना बड़ा अमाउंट लिखा है, इसको मैं अभी बताता हूँ आपको। लगभग 2771 करोड़ 12,59,000 रुपीज। ओ माय गॉड, समझ सकते हो आप, 2700 करोड़ रुपए की बात हो रही है यहाँ पे। तो कहने का मतलब है होटल एंड रेस्टोरेंट कॉन्ट्रीब्यूटेड कितना है, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स कॉन्ट्रीब्यूट नियरली 295.7 बिलियन $। मतलब कि 2771 करोड़ 12,771 लाख लगभग 60,000 रुपए इतना कंट्रीब्यूट किया है भाई सर्विस सेक्टर में होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स ने, समझ रहे हैं। तो ये जो है लार्जेस्ट जो है कंट्रीब्यूटर है होटल्स एंड रेस्टोरेंट। तो भाई जब इतनी बड़ी अगर इंडस्ट्री है तो इसमें पैसे की कमी तो है ही नहीं, समझ रहे हैं आप। ये देख सकते हैं आप, इसमें कंट्रीब्यूट करने में मैं पागल ही हो गया था। तो देख सकते हैं मैंने लिखा है बिलियन $, और देन इतना ही करोड़ रुपए आया है इंडियन रुपी में। ओके, देन आप देख सकते हैं और 19.2% टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जीडीपी में लगभग 2015 से 16 की बात की जाए तो उस समय जो है इंडियन इकोनॉमी में जीडीपी में जो है लगभग 20% जो है कंट्रीब्यूशन आया है होटल्स और रेस्टोरेंट्स के कंट्रीब्यूशन से, समझ रहे हैं आप। 19 से 20% इज अ बिग नंबर,
देन वाइल ग्रोइंग एट 8.9% ईयर ऑन ईयर, और यही इंडस्ट्री जो है 8.9% से ईयर ऑन ईयर जो है ग्रो कर रही है। ओके, देन टूरिज्म इन, सेकंड पे चलते हैं। टूरिज्म इन इंडिया हैज सिग्निफिकेंट पोटेंशियल कंसिडरेशंस, रिच कल्चर एंड हिस्टोरिकल। अब सबसे पहले 1 मिनट रुकिएगा आप, इसमें आपने देखा कि भाई 19% जो है जीडीपी में ये कंट्रीब्यूट कर दी थी, ठीक है, कर किया मतलब देर में, हर साल बढ़ती है, घटती नहीं है ग्रोथ। तो भाई इंडिया की जीडीपी जो है लगभग इकोनॉमी जो है 8% के आसपास से ग्रो कर रही है टोटल। हर साल जो है CAG कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखा जाएगा, CAGR देखा जाए तो हर साल 8 से 10% से ग्रो कर रही है। लेकिन उसका 20 मतलब जीडीपी का टोटल 20% तो खाली होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया है। आप समझ सकते हैं कितने करोड़, 2771 करोड़ की बात हो रही है यहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं 8.9% पर यह जो है जीडीपी बढ़ी, पर इतना सारा कंट्रीब्यूशन उसने किया एक साल में। फिर आएगा टूरिज्म। टूरिज्म इन इंडिया हैज सिग्निफिकेंट पोटेंशियल्स कंसीडरिंग द इंडिया हैज tourism in India has significant potentials considering the rich culture and historical heritage, variety in ecology, terrains and places of natural beauty spreads across the country. Tourism is also potentially large employment generators besides being a significant source of foreign exchange for the country. अब यहाँ से जो टर्म्स हैं काफ़ी पेचीदी होती जा रही है। हैज़ सिग्निफिकेंट पोटेंशियल कंसीडरिंग द कल्चर, ठीक है, तो इसका हम 1 मिनट रुकिए आपको उसमें बताएंगे। हेरिटेज होटल, हिस्टोरिकल हेरिटेज जो होटल्स हैं उनको और रिच कल्चर को साथ में लेकर, है ना, जो है इंडिया में जो है टूरिज्म का एक महत्वपूर्ण पोटेंशियल्स दर्ज किया गया है, देखा गया है, या ये बोल दिया जाएगा। वैरायटी ऑफ इकोलॉजी, मतलब कि वैरायटी ऑफ इकोलॉजी आप बोल सकते हैं, एंड टेरेंस एंड पैलेसेस, एक मिनट निकालूंगा। ओके, तो कहने का मतलब वैरायटी ऑफ इकोलॉजी मतलब पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए अलग अलग वैरायटीज़ के जो है होटल्स खोल रहे हैं, अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग एम्बियंस को लेके। फिर ट्रेंस मतलब कि लोकेशन पे, और प्लेसेस मतलब भी हुए मतलब भू मतलब कि धरती पे अलग अलग मतलब अलग अलग जगह पे प्लेसेस पर खुल रहे हैं। नेचुरल ब्यूटी स्प्रेड्स अक्रॉस द कंट्री, कंट्री की जो नेचुरल ब्यूटी है उसको फैला रहे हैं अच्छे से, है ना, अक्रॉस द कंट्री मतलब कि अलग अलग कंट्रीज में भी कह सकते हैं आप। उसके बाद है टूरिज्म इज ऑल्सो अ पोटेंशियली लार्ज एम्प्लॉयमेंट जनरेटर। टूरिज्म जो है पोटेंशियली तो क्या है ये टूरिज्म, तो टूरिज्म जो है लार्ज एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, जिससे कि जो है आपने जैसे कहा, आपने अगर सोचा एम्प्लॉयमेंट का, तो भाई इसमें लिखा ही है साफ साफ, टूरिज्म इज ऑल्सो अ पोटेंशियली लार्ज एम्प्लॉयमेंट जनरेटर बिसाइड्स बीइंग अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री। मतलब कि फॉरेन कंट्रीज़ की जो यहाँ पे जो है एक्सचेंज मतलब मनी आता है अपना फॉरेन कंट्रीज़ का, फॉरेन कंट्री से जो इनकम आती है, उसलिए जो है टूरिज्म में जो है पोटेंशियल है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का। ओके, एज पर द रिपोर्ट ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मतलब कि NSDC मतलब कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अनुसार जो है ह्यूमन रिसोर्स और स्किल रिक्वायरमेंट्स इन द ट्रैवल। ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि हमारा स्टाफ, मतलब कि आप लोग की ज़रूरत है इस इंडस्ट्री में, है ना, वो गया आपका ह्यूमन रिसोर्स। और इसके आप लोग के साथ आपके जो आपके अंदर जो स्किल्स डेवलपमेंट होगा पढ़ाई के साथ साथ, वो चाहिए, है ना। तो स्किल रिक्वायरमेंट इन ट्रैवल्स के लिए और टूरिज्म के लिए और हॉस्पिटल सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। 2017 से 2023 2017 2017 2022 में ये देखा गया है, ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है ये सब कुछ, है ना। द इंडस्ट्री इज expected to generate 13.45 million jobs across sub segments such as restaurants, और ये सभी जो है एक ही कैटेगरी में आएगा। पहले 13.45 मिलियन जॉब्स की बात करी जाए अगर, तो कहने का मतलब कि इस इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिल रहा है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। ओके, सो 13 मिलियन मतलब कि 1 करोड़ 30 लाख 45 हज़ार जॉब्स आपको देखने को मिलती हैं इस इंडस्ट्री में। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं इसको आपको कंफर्म भी कर देता हूँ।
यस, देखिए आप 13 करोड़ 4 लाख, वेट सॉरी मैं गलत था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 1,34,50,000, मतलब कि 1.35 इंटू नो 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 ओके, 1 मिलियन इज इक्वल टू होता है 10 लाख, है ना। तो 10 लाख होता है 1 मिलियन के बराबर, तो यानी कि 10 लाख मतलब कि 10 मिलियन हो गया आपका 1 करोड़, और 3 मिलियन मतलब कि 30 लाख, तो 1 करोड़ 30 लाख 45 हज़ार बोल सकते हैं आप। 1 करोड़ 30 लाख 45 हज़ार नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है पॉइंट यहाँ पे लगा है, इसलिए इसका हो जाएगा आपका 1 करोड़ 34 लाख 50 हज़ार जॉब्स। समझ रहे कितना बड़ा नंबर है ये, जो है इस इंडस्ट्री का जो है आपको जॉब्स की इसमें जो है रिक्वायरमेंट है, मतलब कि ज़रूरत है स्टाफ की। इसके बाद जॉब अक्रॉस सब सेगमेंट सर रेस्टोरेंट में 10.4 मिलियन जॉब्स, मतलब ये लगभग 1 करोड़ जॉब्स, और आप यहाँ पे कह सकते हैं ये 5 लाख 1 करोड़ 5 लाख जॉब। ओके, और फिर आपका होटल्स में ज़रूरत है कितने की, 2.3 मिलियन जॉब्स की। तो जॉब्स की तो कमी है ही नहीं इस इंडस्ट्री में। 2.3 मिलियन जॉब्स मतलब कि आपका 20 लाख 30 हज़ार, सॉरी 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 2 मिलियन में आपका हो जाएगा 20 लाख, और 0.3 मतलब कि आपका हो जाएगा लगभग आपका 3 लाख। तो 23 लाख जॉब्स जो है होटल इंडस्ट्री में 23 लाख जॉब्स चाहिए। समझ रहे हैं आप, 23 लाख जॉब तो खाली होटल इंडस्ट्री में चाहिए आपको, तो जॉब की बिल्कुल भी कमी नहीं है। एंड ट्रेवल एंड टूरिज्म, ट्रेवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेटर्स के लिए 66 मिलियन जॉब्स चाहिए, जो कि आता है आपका 6,66,000 जॉब्स। ओके,